वेलकम टू फिरोज सर बायोलॉजी क्लासेस। जैसा कि बच्चे हम लास्ट लेक्चर में आप लोगों को रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को लेकर चल रहे थे और ये पिछले 2 क्लास से कंटिन्यू चल ही रहा है। आज भी हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंटिन्यू रखेंगे। लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि इस प्रकार से जो है एक टीएस हम देखे थे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का, इस प्रकार से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को शो ऑफ किए थे और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बाहर से इस प्रकार से कुछ टिश्यू से घिरा हुआ था ना, टिश्यू के साथ जो इस प्रकार से ये अरेंज थे या धंसे पड़े थे, एम्बेडेड थे और इस टिश्यू को आपने इंटरस्टिशियल कनेक्टिव टिश्यू कहा था। ओके बच्चे, उसके बाद कुछ सेल इस यहाँ पर आपने फैला हुआ, बिखरा हुआ पड़ा देखा था, ग्रुप ऑफ सेल, जिसको आपने लेडिक सेल कहा था, है ना, लेडिक सेल कहा था। और जो है ये आपका जो वॉल हैं, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की वॉल है, इस जगह पर 2 तरह के सेल पाए गए थे। उनमें से एक सेल को जर्म सेल कहा था और दूसरे सेल को आपने सर्टोलिक सेल कहा था। जैसा कि हम थ्योरी के अनुसार जानते हैं कि जर्म सेल जो है रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, व्हेयरएज द सर्टोलिक सेल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग स्पर्म, है ना। ये बातें हम जान रहे थे, तो ये इसको हम जर्म सेल कहते हैं और इसको हम सर्टोली सेल कहा था। ओके बच्चे, एक शॉर्ट एब्रीविएशन में दिखा दिया क्योंकि लास्ट वीडियो में हम इसका डिटेल स्ट्रक्चर आपको हम बताया है। और आज जो स्ट्रक्चर हम लेके चलेंगे वो है एपिडाइडमिस का, है ना, एपिडाइडमिस का। और इस एपिडाइडमिस वर्ड जो है हमारे पास, इसको समझने के लिए हम एक बात जान रहे हैं कि इस प्रकार से हमने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ अप किया था जो एक टेस्टिस का स्ट्रक्चर था और इस टेस्टिस वाले स्ट्रक्चर में इस प्रकार के फाइन लूमेन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर रन अप किया था जिसका कनेक्शन रेटी टेस्टिस के साथ था। एक छोर रेटी टेस्टिस से कनेक्टेड था और दूसरा छोर जो है इस प्रकार के एक स्ट्रक्चर शो ऑफ किए थे बच्चे, और ये स्ट्रक्चर को हम एपिडाइडमिस कहते हैं। एपिडाइडमिस के साथ कनेक्टेड था ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, जिसको आप वासा एफ्रेंसिया का नाम दिया था। ठीक है, तो द वासा एफ्रेंसिया यानी इट इज करेक्टर इन बिटवीन द एपिडाइडमिस एंड द रेटिटेस्टिस, जो लास्ट क्लास में आपको समझाए थे। ओके बच्चे, हमको एकदम 1 by 1 स्टेज बाय स्टेज समझना है। ये जो संरचना है, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये एक्चुअली एक टेस्टिस का बैक साइड है। हम यहाँ अपनी स्टडी को सुविधाजनक बनाने के लिए इसको हम सामने से दिखा रहे हैं, बट ये स्ट्रक्चर जो होते हैं बच्चे टेस्टिस के बैक साइड में होता है। सपोज करो ये टेस्टिस है ना, तो ये एंटीरियर रीजन और ये पोस्टीरियर रीजन, तो ये पोस्टीरियर रीजन से जो है प्रेजेंट होते हैं, ये एक्चुअली पीछे से होते हैं। लेकिन यहाँ सुविधा अपना स्टडी को करने के लिए हमने इस प्रकार से दिखाया है आपके लिए। ठीक है बच्चे, ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के 3 खंड होते हैं। इस संरचना को 3 भाग में डिवाइड करते हैं, जिसमें सबसे ऊपर वाला स्ट्रक्चर एपिडाइडमिस का, जिसको हम हेड कहेंगे। दूसरा कि ये बीच वाला भाग है ना, इस बीच वाले भाग को हम बॉडी कहेंगे और ये जो अंतिम भाग है इसको हम टेल कहते हैं। एक एपिडाइडमिस का स्ट्रक्चर को हम 3 भाग में विभाजित किए, एक एक करके 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप अपने दिमाग में सेट कीजिए। ये एक ऐसा संरचना जो जिसका नाम एपिडाइडमिस है और ये संरचना एक टेस्टिस की बैक साइड में प्रेजेंट होता है। हम अपना स्टडी का सुविधा के लिए इसको इस प्रकार से दिखा रहे हैं, जिसके बॉडी यानी जिसके स्ट्रक्चर को 3 भाग में विभाजित किया गया। ऊपर वाले छोर, सबसे टॉप मोस्ट ऊपर वाले छोर का नाम हेड रखा, बीच वाले का नाम बॉडी रखा और अंतिम वाले का नाम टेल रखा। समझे बच्चे, इसका और भी अल्टरनेटिव नेम है ना, वो अल्टरनेटिव नेम, इसका और भी अल्टरनेटिव नेम है। इसको हम कैपट एपिडाइडमिस कहते हैं, भी कहते हैं, कैपट एपिडाइडमिस भी कहते हैं। इसको कॉर्पस एपिडाइडमिस भी कहते हैं और इसको जो है काउडा
एपिडाइडमिस भी कहते हैं, इसको काउडा एपिडाइडमिस भी कहते हैं। इस 3 स्ट्रक्चर को याद रखिएगा। जब एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म बन जाता है, वो स्पर्म टेक ऑफ किया जाता है इस वासा एप्रिंसिया के द्वारा इस एपिडाइडमिस में छोड़ा जाता है। कहने के लिए हम ऐसा कहते हैं कि एपिडाइडमिस एक ऐसा स्ट्रक्चर है टेस्टिस के अंदर जो फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी को प्रोवाइड करता है उस स्पर्म को। यानी कि स्पर्म जो बनकर इस टेस्टिस से निकलकर यहाँ तक आया है, उससे पहले ये स्पर्म कंप्लीट मैच्योरिटी को गेन किया हुआ नहीं रहता। एक कंप्लीट फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी को गेन ये आकर इस जगह पर करता है। इन जनरल और साधारण थ्योरी में हम कहते हैं इस जगह पर आके 18 से 20 घंटा तक स्पर्म स्टोर रहता है और उस 18 से 20 घंटे के बाद ऑटोमेटिकली वो सारे स्पर्म डीजनरेट्स कर जाते हैं। लेकिन एक्चुअली में वो स्पर्म जनरली स्टेल रीजन में प्रेजेंट होते हैं, 18 से 20 घंटा तक ये यहाँ प्रेजेंट होते हैं और फिर जो है ये डीजनरेट्स कर जाता है। समझे बच्चे? अब जो है कि ये जो एपिडाइडमिस का अरेंजमेंट है एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, उसको फिर हम एक सिस्टमेटिक ढंग से ड्रॉ अप करके पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे। इस जगह पर याद रखिएगा बाबू, ये जो आपका एपिडाइडमिस है इसकी लंबाई लेंथ है ना, लगभग जो है इसकी जो लेंथ है वो लेंथ 6 मीटर की होती है ना, ये याद रखिएगा। तो चलिए हम इस एपिडाइडमिस का एक अरेंजमेंट फिर फिगर के थ्रू स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। इस एपिडाइडमिस का ये जो आपने एपिडाइडमिस ड्रॉ अप किया था है ना, ये जो एपिडाइडमिस आपने ड्रॉ अप किया था, इसका जो ये लास्ट भाग था जिसको आप टेल रीजन कहते हैं, इस टेल रीजन से जुड़ा हुआ एक लंबा इस प्रकार का नली आकार की संरचना रन अप किए हुए होते हैं। एक एपिडाइडमिस का इस टेल रीजन से इस प्रकार का लंबा इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को हम वास डिफरेंस कहते हैं, वास डिफरेंस कहते हैं। समझ बच्चे? इस अरेंजमेंट को एक कंप्लीट रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम देखने की कोशिश करेंगे। देखिएगा इसको, चूंकि इसको हम अलग कलर से दिखाया है कि द टेल रीजन ऑफ द एपिडाइडमिस विल ज्वाइन थ्रू ए elongated tubular structure. That elongated tubular structure is named by vas difference. तो नेक्स्ट हेडिंग हम लेके चलेंगे vas difference। हम जो है स्क्रोटम को ड्रॉ अप करते हैं। चूंकि ये स्क्रोटम एक ही थैली है, जिस थैली के बीच में एक पार्टीशन वॉल है जिसको हम स्क्रोटम सेप्टम कहते हैं। लेकिन हम जब फिगर ड्रॉ करते हैं बच्चे, जिसमें 2 सैक प्रेजेंट होते हैं जिस स्क्रोटम के अंदर, तो जब हम फिगर ड्रॉ करते हैं बच्चे, तो इस सैक को थोड़ा सा सेपरेट यानी दूरी बनाकर दिखाना पड़ता है एक्चुअली फिगर के क्लियरिटी के लिए। एक्चुअल में ये स्क्रोटल सैक और ये भी स्क्रोटल सैक है जो बिल्कुल पास सटे हुए होते हैं, ये दूर नहीं होते। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि ये स्क्रोटल सैक जो आपने जो ड्रॉप किया वो एक्चुअल में एक ही स्क्रोटल सैक में पार्टीशन वॉल था, एक ही स्क्रोटम में पार्टीशन वॉल के कारण 2 सैक ने जो चैम्बर का निर्माण किया था। लेकिन ये दोनों पास होते हैं, लेकिन हम अपने फिगर का सुविधा के लिए इस स्क्रोटल सैक को थोड़ा दूरी बनाकर दिखाते हैं। ठीक, ये स्क्रोटम के अंदर इस प्रकार से ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। ये ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर को टेस्टिस कहते हैं और टेस्टिस के बारे में हम बहुत कुछ जान चुके हैं। समझे बच्चे? इस टेस्टिस में हम जो है एक आपको एपिडाइडमिस दिखाने की कोशिश करते हैं। ये थोड़ा सा डीप कर देते हैं इसको कलर को, आपको समझने में देखने में क्या रहेगी, आसानी रहेगी। तो ये संरचना हम जो है किसका बनाए, एपिडाइडमिस का। इस एपिडाइडमिस का ये अंतिम छोर जिसको आप टेल रीजन कहते हैं, इस टेल रीजन से इस प्रकार से
इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर रन अप किए होता है ना बच्चे। ये चलिए लेवल कर देते हैं हम इसको, स्क्रोटम या स्क्रोटल सैक, और ये क्या है, टेस्टिस। चूंकि पेयरिंग नंबर होता है तो जो स्ट्रक्चर यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं वही स्ट्रक्चर फिर यहाँ ड्रॉ करेंगे, तो इसको टेस्टिस कहते हैं। और ये भाग क्या कहलाएगा बच्चे, एपिडाइडमिस। और इस एपिडाइडमिस का जो टेल रीजन है, इससे ये इलोंगेटेड स्ट्रक्चर जो रन अप करता है, ये इलोंगेटेड स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, वास डिफरेंस कहेंगे, वास डिफरेंस कहेंगे। ओके बच्चे, है ना। देखिए ये जो इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ये इस टेस्टिस से, स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट टेस्टिस से निकलकर ऊपर की तरफ रन करता है और एब्डोमिनल रीजन के अंदर घुसता है। ठीक है बच्चे, इस एब्डोमिनल रीजन में आपको इस जगह पर इस प्रकार का एक संरचना दिख जाएगा, और ये जो इस प्रकार का जो संरचना है, इस संरचना को हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। इस संरचना को हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। ठीक है बच्चे, ये यूरिनरी ब्लैडर है ना, लेट मार्किंग इट, यूरिनरी ब्लैडर, समझना है बच्चे, है ना, यूरिनरी ब्लैडर। और इस यूरिनरी ब्लैडर में इस जगह पर एक छोटा सा डक्ट यानी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मिलेगा। इस छोटा सा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को हम यूरिथ्रा कहते हैं। एक पोर, एक ओपनिंग किसका, यूरिनरी ब्लैडर का, जिससे होकर यूरिन पास आउट होता है। उस छोटे से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो एक ओपनिंग का काम करता है यूरिनरी ब्लैडर का, उसको हम क्या कहते हैं, यूरिथ्रा कहते हैं। Now this elongated tubular structure will run or ascend, ऊपर उठता है, ascend inside the abdominal region, और ये ascending बिल्कुल ऊपर चलता चलता है, और बच्चे ये ऊपर जाते जाते है ना, इस यूरिनरी ब्लैडर के स्लाइटली ऊपर, थोड़ा सा इस यूरिनरी ब्लैडर का ऊपर तक जाएगा। समझिए बात को, दिस इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विच इज रनिंग फ्रॉम द टेल रीजन ऑफ द एपिडाइडमिस विल ascend and enter inside the abdominal region where it will up to the urinary bladder। यूरिनरी ब्लैडर के थोड़ा सा ऊपर तक जाएगा, और देन उसके बाद ये क्या करेगा, इस प्रकार से लूप लाइक संरचना का निर्माण करेगा, और इस प्रकार से लूप लाइक संरचना का निर्माण करते हुए ये मुड़ जाएगा। समझिए, इस प्रकार से ये मुड़ जाएगा, और ये इस प्रकार से मुड़ने के बाद आकर ये कनेक्ट हो जाएगा किसके साथ, यूरिथ्रा के साथ। ठीक है बच्चे, जस्ट सेम स्ट्रक्चर विल बी ड्रॉन हियर अगेन। यहाँ भी एक टेस्टिस होंगे, और इस टेस्टिस में इस प्रकार से यहाँ भी क्या पाए जाएंगे, एपिडाइडमिस पाए जाएंगे, और इस एपिडाइडमिस का काउडा रीजन से यानी टेल रीजन से फिर इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इस प्रकार से क्या होएगा बच्चे, रन अप होएगा, इस प्रकार से रन अप होएगा। और ये रन अप कुछ इस प्रकार से चलता जाएगा, एब्डोमिनल रीजन में घुसेगा, यूरिनरी ब्लैडर के टॉप मोस्ट पोजिशंस को अपनाएगा, और इस प्रकार से लूप लाइक संरचना में परिवर्तित हो जाएगा, और ये आकर मिल जाएगा कहाँ बच्चे, ये आकर मिल जाएगा किसमें, यूरिथ्रा में। ठीक है ना बच्चे। अब देखिए कि जब ये इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर एब्डोमिनल रीजन के अंदर घुसा है, और फिर इस प्रकार से लूप लाइक संरचना लेकर फिर डाउन अप हुआ है, आकर कनेक्ट होने के लिए किसके साथ, यूरिथ्रा के साथ, तो इस यूरिथ्रा के ऊपर एक इस प्रकार का फुला हुआ संरचना आपको दिखेगा। इस फुला हुआ संरचना को एम्पुला कहते हैं। इस प्रकार से इस जगह पर एक फुला बल्जिंग पार्ट विल बी सीन एट दैट बल्जिंग पार्ट कॉल्ड एम्पुला। ठीक है बच्चे, इसको हम एम्पुला के नाम से जानते हैं। और
इस एम्पुला से एक कनेक्शन होएगा इस प्रकार से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का, इस प्रकार से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का। और ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है एक फिर इस प्रकार से एक लंबा इलोंगेटेड ग्लैंड के साथ ये जुड़ा हुआ होगा। और ये जो ग्लैंड है इस ग्लैंड को हम सेमिनल वेसिकल कहते हैं, सेमिनल वेसिकल कहते हैं। ओके बच्चे, इट विल बी करेक्टेड लाइक दैट। इसी प्रकार से फिर इस जगह भी वही होएगा, है ना, कि इस प्रकार से बल्जिंग पार्ट आपको दिखाई पड़ेगा। और ये बल्जिंग पार्ट से एक ग्लैंड कनेक्टेड होंगे, उस ग्लैंड को हम सेमिनल वेसिकल कहेंगे। ओके बच्चे, वेसिकल कहेंगे, ठीक है। अब देखिएगा ये जो इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जिसको आप वास डिफरेंस कह रहे हैं, विच इज कनेक्टेड टू दैट यूरिथ्रा, इस बल्जिंग पार्ट यानी सेमिनल वेसिकल के बाद से लेकर यहाँ तक के इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को हम इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं। अलग से एक नामकरण करते हैं, ना भी करेंगे तो कोई बात नहीं है, इसको हम इजैकुलेटरी डक्ट कहेंगे। दिस इजैकुलेटरी डक्ट जो इस यूरिथ्रा के साथ कनेक्टेड है, इस जगह पर बच्चे एक बड़ा सा ग्लैंड आपको दिखेगा। और ये जो बड़ा सा जो इसको हम इजैकुलेटरी डक्ट कहेंगे, ठीक है। अब ये जो बच्चे संरचना है ना, ये जो संरचना है, इस संरचना इस प्रकार से फिर इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के साथ कनेक्टेड होएगा। और ये इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का जो कनेक्शन है, इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को हम यूरिनोजेनाइटल डक्ट कहेंगे, यूरिनोजेनाइटल डक्ट कहेंगे। ओके बच्चे, है ना। अब देखिएगा ये यूरिनोजेनाइटल डक्ट विल रन थ्रू ए मास ऑफ सेल, है ना, ये जो है रन करेगा मास ऑफ सेल के साथ, ठीक है। ये मास ऑफ सेल का टिपमोस्ट पोजीशन हल्का सा स्वेल अप होएगा, फूला हुआ होएगा। और फिर ऊपर से लूज स्किन से ये टिपमोस्ट पोजीशन पर क्या रहेंगे, कवर रहेंगे। ये जो इलोंगेटेड मास है जिसके अंदर से होकर ये यूरिनोजेनाइटल डक्ट गुजरे हैं, इस संरचना को हम पेनिस कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम पेनिस कहते हैं। और इस पेनिस का ये अगला भाग जो फूला हुआ है, हल्का सा स्वेल्ड अप है, बल्जेज है, इस भाग को हम ग्लैंस पेनिस कहते हैं, ग्लैंस पेनिस कहते हैं। और इसका टिप मोस्ट पोजीशन लूज स्किन यानी फोल्ड ऑफ लूज स्किन से क्या होते हैं, ये घिरा हुआ होता है। और इस लूज स्किन को हम फोर स्किन के नाम से जानते हैं, इसको हम जो है फोर स्किन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब जो है क्या होता है कि बच्चे ये जो पेनिस है, इस पेनिस का बिल्कुल बेसल साइड में इस प्रकार से पेयर्ड ग्लैंड पाया जाता है, एक जोड़ा ग्लैंड पाया जाता है, जिस ग्लैंड को हम कॉपर्स ग्लैंड के नाम से जानते हैं, कॉपर्स ग्लैंड के नाम से हम जानते हैं इसको, समझे, है ना। अब इस पूरी संरचना को समझिए कि यहाँ जो ज्वाइनिंग पॉइंट है, इस ज्वाइनिंग पॉइंट पे एक बड़ा सा डोनल शेप्ड ग्लैंड मिलेगा आपको, एक बड़ा सा डोनल शेप्ड ग्लैंड मिलेगा। और ये बड़ा सा डोनल शेप्ड जो ग्लैंड होते हैं, इसको हम प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं, इसको हम प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं, इसको हम प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। समझे बच्चे, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है विच इज प्रेजेंट एट द ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ द यूरिथ्रा एंड द इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को याद रखिए। अब इस जगह पर जो अब याद रखने वाली बात है, ये बच्चे सेमिनल वेसिकल एक ग्लैंड्स है। ये ग्लैंड्स अगर है, ये पेयर इन नंबर होते हैं। सबसे पहली बात, ये पेयर इन
नंबर है, पेयर इन नंबर है। ये जो ग्लैंड है ये प्रोस्टाग्लैंडिन नाम का केमिकल सब्सटेंस को रिलीज करता है। वो प्रोस्टाग्लैंडिन एक्टिवेट करता है स्पर्म को, एक काम सही बच्चे, वो जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो एक्टिवेट करता है किसको, स्पर्म को। इसके अलावा ये प्रोस्टाग्लैंडिन कॉन्ट्रैक्शन पैदा करता है वेजाइना में और यूट्रस में, क्योंकि है ना वो जो स्पर्म जब वेजाइना में या वेजाइनल ट्रैक्ट में जब छोड़ा जाता है तो उस स्पर्म को मूव करके ऊपर जाना होता है। तो एक वेजाइना का कॉन्ट्रैक्शन और यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन उस स्पर्म को मूव करके अपवर्ड मूवमेंट में मदद करता है। इसीलिए ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन वहाँ एक्ट करके कॉन्ट्रैक्शन करवा के एक्चुअल में असेंडिंग मूवमेंट में मदद करता है किसको, स्पर्म को। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो ये जो है हेल्प इन मूवमेंट फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेजाइना एंड यूट्रस। ठीक है बच्चे। दूसरा ग्लैंड यहाँ आप देख रहे हैं, ये प्रोस्टेट ग्लैंड ना, प्रोस्टेट ग्लैंड ये सिंगल इन नंबर है, ये पेयर नहीं है, ये सिंगल इन नंबर है। सर बच्चे, और इस प्रोस्टेट ग्लैंड से कुछ केमिकल निकलते हैं जिसमें से बाइकार्बोनेट आयन, लिपिड है ना, साइट्रिक एसिड। बच्चे ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड के द्वारा ये जो केमिकल सब्सटेंस रिलीज किया जाता है वो एक्चुअली वेजाइनल एरिया का पीएच को मेंटेन करता है। जनरली 7.4 इस पीएच को मेंटेन करता है, क्योंकि वेजाइनल ट्रैक में स्लाइटली एसिडिक पीएच मौजूद होते हैं, और एक एसिडिक पीएच में अगर स्पर्म को रिलीज कर दिया जाए तो स्पर्म विल डेड। दैट्स व्हाई ये बाइकार्बोनेट आयन विच इज रिलीज बाय द प्रोस्टेट ग्लैंड उस एसिडिक इन्वायरमेंट को स्लाइटली बेसिक कर देगा, जो एक सुटेबल इन्वायरमेंट होगा किसके लिए, स्पर्म के लिए। तो ये जो है प्रोस्टाग्लैंडिन का काम है। दूसरा यहाँ है कॉर्पस ग्लैंड, है ना। ये कॉर्पस ग्लैंड म्यूकस को सिक्रीट करता है, और ये म्यूकस लुब्रिकेशंस के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एट द टाइम ऑफ द कॉपुलेशंस द केमिकल सब्सटेंस रिलीज बाय द कॉपर ग्लैंड, जो एक्चुअली में लुब्रिकेशंस प्रोवाइड करता है, जिसमें पेनिट्रेशंस में मदद मिलती है। समझे बच्चे, ठीक है। और ये जो आपका पेनिस है ये मस्कुलर इलोंगेटेड इरेक्टाइल स्ट्रक्चर है, जिसका अगला फुला हुआ भाग को ग्लैंस पेनिस और उसके ऊपर एक लूज स्किन का फॉर्मेशन पड़ जाएगा, उसको हम फोर स्किन। इस जगह पर एक छोटी सी और थ्योरी हम बता देना आपको उचित समझते हैं बच्चे, कि ये जो पेनिस है, इस पेनिस का अगर कटिंग सेक्शन देखेंगे तो ऐसे कट करते हैं, कटिंग सेक्शन देखेंगे तो एक कटिंग सेक्शन दिखने के बाद वो कैसा दिखेगा हम आपको इस जगह बता रहे हैं। ठीक है, इस कटिंग सेक्शंस को जब हम ऐसे देखेंगे तो यहाँ आपको 3 तरह के मसल्स दिख जाएंगे। इस मसल्स हाईली वास्कुलराइज्ड होते हैं, इसमें ब्लड वेसल्स भरे पड़े होते हैं। इसके ऊपर वाले जो 2 मसल्स हैं इसको हम कॉर्पोरा कैवर्नोसा कहते हैं, कॉर्पोरा कैवर्नोसा कहते हैं। सिर्फ जो नीचे वाले मसल्स हैं कॉर्पस स्पोंजियोसम कहेंगे, स्पोंजियोसम कहेंगे, है ना। ठीक है बच्चे, ये तीनों के तीनों जो मस्कुलर स्ट्रक्चर है, मसल्स विच इज प्रेजेंट इनसाइड द पेनिस, वो क्या होते हैं बच्चे, हाईली वास्कुलराइज होते हैं। उस ब्लड वेसल्स को हम कुछ इस प्रकार से दिखा सकते हैं, यहाँ दिखाते हैं बच्चे, है ना। ये ब्लड वेसल्स भरे पड़े होंगे इसमें। एक्चुअली में इस ब्लड वेसल्स के थ्रू ही जब ब्लड पास होता है तो इस पेनिस को इरेक्शन में क्या करता है, मदद मिलता है। इस प्रकार का ब्लड वेसल्स यहाँ भी मिलेगा आपको, लेकिन इस ब्लड वेसल्स में और यहाँ के ब्लड वेसल्स में एक अंतर होगा कि यहाँ पर ये इस प्रकार की एक और आपको ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिख जाएगा, और ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है ये यूरिनोजेनिटल ट्रैक है ना। ये यूरिनोजेनिटल ट्रैक नाम इसलिए रखा गया क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल है स्पर्म एज वेल एज यूरिन दोनों के कंडक्शंस के लिए। समझे बच्चे। अब जो है ये सब जो है ब्लड वेसल्स हैं, और ये ब्लड वेसल्स ही रिस्पॉन्सिबल है इरेक्शंस के लिए।
तो यहाँ जो यूरिनोजेनिटल जो ट्रैक होते हैं बच्चे, ये सर्कुलर फॉर्म में नहीं होते, स्लाइटली ये जो होते हैं क्या, ये इस प्रकार के अरेंजमेंट को लेते हैं, है ना। तो ये जो है यूरिनोजेनिटल ट्रैक, ये एक क्रॉस सेक्शन हमने देखा किसका, एक पेनिस का। यहाँ तक ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हमने पेनिस लास्ट टॉपिक था हमारे पास, और ये पेनिस जो है एक कॉपुलेटरी ऑर्गन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको समझाएंगे। फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद तो फिर जो है अगला जो टॉपिक होगा वो प्रोसीड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।